नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष में वर्णित टॉपिक फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा। यह पूरा टॉपिक हम 2 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले भाग में हम फाउंडेशन बनाने के उद्देश्य के बारे में जानेंगे, साइट एक्सप्लोरेशन के बारे में जानेंगे, यानी साइट की पड़ताल के बारे में सूचना इकट्ठा करेंगे, उसकी तमाम विधियों के बारे में जानेंगे। फिर अंत में हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यानी कि मृदा की धारण सामर्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। वहीं जब हम दूसरे भाग में आएंगे तो वहाँ विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन के बारे में जानेंगे और उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले भाग के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन का निर्माण हम क्यों करते हैं। हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसको सूचीबद्ध किया है। सबसे पहले जो फाउंडेशन निर्माण का उद्देश्य हम प्रमुख मानते हैं वो है अधिसंरचना के भार को भूमि पर सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर लेना। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अधिसंरचना क्या होता है, तो आपको समझ लेने की ज़रूरत है कि इसको अंग्रेजी में सुपरस्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें दीवार, खिड़की, लिंटेल, छज्जा, छत, पैरापेट वॉल, ये सारा का सारा मिला करके अधिसंरचना के भार में कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी इंस्टॉलेशंस हम अपने भवन पे करते हैं जिनको एक बार लगा दिया तो दोबारा उनको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मसलन फायर फाइटिंग के लिए अगर हमने इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, पाइपलाइन बिछा रखी है, तो उनका भार भी हम अधिसंरचना के भार में गिनेंगे। एसी के लिए डक्ट लगा रखा है, वो भी अधिसंरचना के भार में गिना जाएगा। इस तरीके से प्लम्बिंग सिस्टम के और सैनिटरी फिटिंग्स का जो भार होगा वो सारा का सारा हम अधिसंरचना के भार में गिनेंगे। अब इस सभी भार को, इस समेकित भार को कैसे हम सुरक्षित रूप से मृदा पर स्थानांतरित कर दें, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है फाउंडेशन निर्माण के पीछे। दूसरा जो बिंदु हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल बढ़ा करके हम दबाव को कम करें, जिससे कि सुरक्षित रूप से हमारे अधिसंरचना की वजह से जो भार उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है, वो सुरक्षित रूप से मृदा पर स्थानांतरित हो जाए। जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि कोई फाउंडेशन मैं सरल चित्र यहाँ पे बना करके आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये मैंने एक कॉलम का चित्र बनाया है फाउंडेशन के साथ। जो फाउंडेशन पे लोड W लग रहा होगा, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखेंगे A1 अगर हमने मान लिया, और फाउंडेशन के बॉटम पे जो एरिया है A2, इन दोनों के अंतर को जब आप देखेंगे तो A2 बहुत ज़्यादा है A1 से। ऐसा हमने इंटेंशनली किया है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको एक फिजिक्स का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पता है कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हमने फोर्स को W से दिखाया है, आप किसी से भी दिखा सकते हैं, F से दिखा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब देखिए फोर्स क्या होगा, हमारे अधिसंरचना के कुल भार की वजह से आने वाला बल होगा। हम उस भार को तो कम कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो भवन हमने जिस उद्देश्य से बनाया है वो उस उद्देश्य की पूर्ति होना आवश्यक है, तो हम फोर्स को तो कम नहीं कर पाएंगे। फिर एरिया को कैसे, एरिया के साथ हम कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रेशर कम हो जाए। और ये हमें प्रेशर कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया को बढ़ाना होगा। और इसी उद्देश्य से हमने फाउंडेशन में यहाँ पर जो A2 आप देख रहे हैं, A2 को ज़्यादा रखने की कोशिश की है। तो दूसरे बिंदु को मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम एरिया बढ़ा करके जो फाउंडेशन के बेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको बढ़ा करके हम अल्टीमेटली प्रेशर को कम करना चाहते हैं, इसलिए भी हम फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। और तीसरा एक बड़ा सरल सा बिंदु है कि हम अपने संरचना को एक स्थिर आधार, एक फॉर्म बेस देना चाहते हैं, इसलिए भी हम फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। तो इन 3 बिंदुओं में मैं समझता हूँ कि आपके जहन में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि हम फाउंडेशन का निर्माण क्यों करते हैं। अब जब इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और हम यह देखेंगे कि हमें किसी एक पर्टिकुलर साइट पर, एक पर्टिकुलर जगह पर हमें अपना निर्माण कार्य करना है, भवन निर्माण कार्य करना है, उसके लिए फाउंडेशन बनाने की आवश्यकता है, तो हमें साइट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जहाँ पे हमें निर्माण कार्य करना है उस जगह की मृदा के बारे में हमें ढेर सारी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और उस पड़ताल को क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको भी हमने सूचीबद्ध करने का प्रयास किया हुआ है। साइट एक्सप्लोरेशन यानी साइट की पड़ताल करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है वो मृदा के विभिन्न परतों की मोटाई तथा उसके गुण को जानने के लिए, उसके बारे में आवश्यक डेटा कलेक्ट करने के लिए हम साइट का एक्सप्लोरेशन करते हैं, यानी कि साइट की पड़ताल करते हैं। दूसरा जो बिंदु हमने यहाँ पे सूचीबद्ध किया हुआ है कि भूजल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ मौजूद है, कितनी सतह से कितनी गहराई पर मौजूद है, उसको जानने के लिए भी हम साइट का एक्सप्लोरेशन करते हैं।
अब भूजल स्तर जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये पहले मैं अगर थोड़े शब्दों में अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए, मृदा पर पानी यानी नमी का जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है। जैसे ही एक सॉयल अपने नेचुरल फॉर्मेशन में होती है, उस पर हम जैसे ही पानी डालते हैं, उसका व्यवहार जो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो जब भी हम कभी भवन निर्माण कार्य करते हैं, उसके लिए जब आवश्यक होता है कि हम नींव बनाएं, और नींव बनाएंगे हम सॉइल पर, तो हमें यह जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ है, सतह से कितनी गहराई पर है, और इसी के आधार पर हम अपने फाउंडेशन का भी कई बार चुनाव करते हैं, फाउंडेशन के प्रकार का भी चुनाव करते हैं। तीसरा बिंदु जो है डेप्थ ऑफ अंडरलाइन रॉक, जो सतह के नीचे, पृथ्वी जमीन के जो सतह है उसके नीचे मजबूत रॉक्स, वो चट्टानें हो सकती हैं, वो हार्ड स्ट्रेटा हो सकता है अगर मैं टेक्निकली कहूँ, वो कितनी गहराई पर मौजूद है। क्योंकि कई बार आप आगे देखेंगे कि हमें कुछ ऐसे फाउंडेशन का निर्माण कार्य करना पड़ता है जिनका अल्टीमेटली जो भार का स्थानांतरण है वो हम ज़मीन के नीचे, सतह के नीचे मौजूद हार्ड स्ट्रेटा पर ही करते हैं। तो उसकी गहराई का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइट के एक्सप्लोर करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब साइट एक्सप्लोरेशन की कई सारी विधियां हैं, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यक ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम साइट को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमने 5 बिंदुओं में सूचीबद्ध किया है, हालांकि और भी तरीके हैं, लेकिन जितना हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है उसमें हम इनको चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहला आप देख सकते हैं ओपन एक्सकेवेशन है, उसके बाद हम प्रोबिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑगर बोरिंग है, वॉश बोरिंग और जियोफिजिकल मेथड। आगे हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला जो साइट के एक्सप्लोरेशन का मेथड हमने यहाँ पे चर्चा करना चाहा है वो ओपन एक्सकेवेशन यानी कि टेस्ट पिट मेथड है। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये सबसे सरल और आसान तरीका है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको हैवी मशीनरी या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे सिंपली करते क्या है, अगर मान लीजिए ये हमारा सतह है, हम इस पर एक स्क्वायर, ये मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करी है, एक स्क्वायर खड्डा, खुला गड्ढा खोद देंगे ज़मीन के नीचे। जैसा ये आप अनुप्रस्थ काट देख पा रहे हैं, जब हम इसको सामने से देखेंगे तो ये खड्डा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये गड्ढा जब हम बना लेंगे अपने सतह पे, जहाँ पर हमें फाउंडेशन का निर्माण कार्य करना है, जब हम ये गड्ढा बना लेंगे तो हम इसके अंदर इत्मीनान से जाएंगे, बगल से हम इसको सॉइल के अलग अलग फॉर्मेशंस को देखेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे जो इस स्लाइड में मैंने दिखाया है कि टॉप लेयर सेल सैंड है, उसके बाद हमें फाइन सैंड मिली, कोर्स सैंड मिली, लूज ग्रेवल मिला, और नीचे जाकर के हमें डेंस रॉक मिला। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने खुला गड्ढा ज़मीन के अंदर खोदा, उसके अंदर गए और हमने उसको पड़ताल किया, उसकी पहचान की, तब हमें ये पता चला। अच्छा, इस विधि में हमें एक चीज़ और पता चल जाता है कि अलग अलग जो सैंड है उसकी गहराई कितनी कितनी है, मतलब उस जो परत है, मिट्टी की परत है, मृदा की परत है, उसकी मोटाई, उस परत की मोटाई कितनी है, हमें इस ओपन एक्सकेवेशन यानी कि टेस्ट पिट मेथड में बड़े आसानी से पता चल जाता है। एक चीज़ हम यहाँ पे और आकलन कर लेते हैं, जैसे जब हम इसमें टेस्ट के लिए नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक ऐसी सतह आएगी, एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पर आपको मृदा में नमी नज़र आएगी। जहाँ से आपको नमी नज़र आना शुरू होगी, वही इस बात का द्योतक है, वही इस बात का इंडिकेटर है, इंडिकेट करेगा कि उसके नीचे क्या है, हमारा वाटर टेबल मौजूद है। तो हमारा जो साइट एक्सप्लोरेशन का दूसरा उद्देश्य है वो भी इस तरीके से पूर्ण होता है कि जब हम इस ओपन टेस्ट पिट में जाएंगे तो वहाँ से जब हम नमी का आकलन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना सतह से कितना नीचे, सतह से ये हमारा सरफेस है, इससे सतह से कितना नीचे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल मौजूद है। तो ओपन टेस्ट पिट मेथड जो है ये बड़ा आसान है, ओपन एक्सकेवेशन मेथड बहुत सिंपल है। एक इसके खामी है कि इसको बहुत ज़्यादा गहराई तक सॉइल को एक्सप्लोर करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसका अमूमन जो इस्तेमाल होता है 1.5 से 3 मीटर या हार्डली 5 मीटर तक का ओपन गड्ढा खोद करके हम इसमें जाते हैं और इसका सॉइल को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल कर पाने में सक्षम होते हैं। अगला जो मेथड है वो प्रोबिंग मेथड हमने यहाँ पे चर्चा करना चाहा है। अगर हमें टेस्ट पिट मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गहराई तक सॉइल को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे तो टेस्ट पिट मेथड वाकई कॉस्टली लगने लगेगा।
और वो टीडियस होगा, उसमें बहुत ज़्यादा अर्थ को मूव करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी को खोद करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम प्रोबिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक सिंपल प्रोब होता है जिसको प्रेशर के साथ हम सतह में धंसा देते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा ये ग्राउंड लेवल है। सतह पे हमने क्या किया, प्रेशर लगा करके इस प्रोब को ज़मीन के अंदर धंसा दिया। जब ये प्रोब नीचे जाएगा तो ये एक हॉलो ट्यूब होता है। जो प्रोब है वो क्या है, हॉलो ट्यूब है। जब ये प्रोब नीचे जाएगा तो ये अपने अंदर मिट्टी को भर लेगा, और जब हम इस प्रोब को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक इस तरह का सैंपल सॉइल का, और इसमें अलग अलग मोटाई में अलग अलग सॉइल मौजूद होगी। हम क्या करेंगे, इन सॉइल को पहचानेंगे। इनकी मोटाई मान लीजिए ये एक्स है, ये कोई सिल्ट सैंड था, ये हमारा कोर्स सैंड है, वाई है। ये अलग अलग मोटाई को हम जान लेंगे, और इसमें जो सॉइल में जहाँ तक नमी होगी वो भी हमें वाटर टेबल के बारे में बता देगा। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ, कि जो पिछला था ओपन एक्सकेवेशन यानी कि टेस्ट पिट मेथड था, और प्रोबिंग मेथड, इसमें जो सॉइल सैंपल निकल के आता है वो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो यहाँ से हम बहुत अच्छा आंकड़ा जुटा लेते हैं अपने साइट को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से। यह थोड़ा ज़्यादा गहराई तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे 3 मीटर लिखा है, आप हार्डली 6-7 मीटर तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वाइड रेंज है, आप मोटे मोटे जान सकते हैं कि 3 मीटर तक अगर गहराई पे हमें अपने साइट को एक्सप्लोर करना है, सॉइल को एक्सप्लोर करना है, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो मेथड है वो ऑगर बोरिंग मेथड है। ऑगर बोरिंग कुछ हद तक प्रोबिंग मेथड के तरह ही है। यहाँ पर एक ऑगर होता है जिसके नीचे कटिंग एज लगा होता है। ये जो आप बॉटम देख रहे हैं ये क्या है, कटिंग एज है। जब हम इसको, आप जैसे स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू कसने की कोशिश करते हैं, जब हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो ये ज़मीन में नीचे की तरफ घुसता चला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे एक सर्टेन डेप्थ तक हमने इसको ऑगर को घुमा करके ज़मीन के अंदर इंसर्ट किया, फिर हम इस ऑगर को जब पुल आउट करते हैं, बाहर खींचते हैं, तो ये अपने साथ मिट्टी ले आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सॉइल सैंपल आता है वो डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल होता है, लेकिन फिर भी हम सॉइल को पहचान सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ हद तक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उसके नेचर को जान सकते हैं, उसकी मोटाई को जान सकते हैं। तो ये हमें कई बारी करना पड़ता है। ये जो एज है ये कटिंग एज होती है। इसको एक्सटेंड करने के लिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डिसकंटिन्यू किया गया है, इसको एक्सटेंड करने के लिए हम इसमें एक्सटेंशन रॉड लगा देते हैं और ज़्यादा गहराई तक सॉइल को एक्सप्लोर करने के लिए। कुल मिलाकर के अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ ऑगर बोरिंग मेथड को, तो इसमें हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पे सॉइल सैंपल डिस्टर्ब्ड आता है। इसमें बार बार हमें सॉइल को बाहर निकाल करके उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी और सूचना इकट्ठा करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद हम दोबारा से इस प्रोसेस को दोहराते हैं, और इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा गहराई तक अपने सॉइल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने सूचीबद्ध किया 6 से 8 मीटर तक, और भी ज़्यादा हो सकता है। ये कंपैरेटिवली आसान है, जो अभी अगला मेथड हम लोग पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा आसान है, लेस स्किल्ड लेबर इसमें लगाया जाता है। लेकिन जब हमें सॉइल को बहुत ज़्यादा गहराई तक एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इसमें वॉश बोरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से इसके बारे में बताऊं, जब हमें सॉइल के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई तक जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम वॉश बोरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने जो अपने आसपास देखा होगा कभी, अगर कोई मेट्रो के ब्रिजेस बन रहे हैं या कोई फ्लाईओवर के ब्रिजेस बन रहे हैं, वहाँ पर जो कॉलम बनाने के से पहले जो पाइलिंग करनी होती है, वो पाइलिंग करने के लिए जो आवश्यक डेटा है कलेक्ट करने के लिए जो सॉइल को एक्सप्लोरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, वो अमूमन वॉश बोरिंग मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 ट्यूब्स होती हैं, एक दोनों ही हॉलो ट्यूब होती हैं। एक आपको आउटर ट्यूब दिख रही होगी, एक इनर ट्यूब दिख रही होगी। जो आउटर ट्यूब है इसके बॉटम में कटिंग एज होता है, बहुत शार्प एज होता है, और जो इनर ट्यूब है इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हम फ्लूइड को इंजेक्ट कराते हैं। अगर मैं फ्लूइड की बात करूँ तो यहाँ पे हम कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे होंगे, अमूमन जो बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला है पानी, उसी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इंजेक्ट कर रहे होते हैं। जब ये कटिंग एज मिट्टी काट देता है अपने निचले मतलब जो इसके बॉटम में जो मिट्टी कट जाती है, उसको
ये जो इनर ट्यूब से आ रहा हुआ हाई प्रेशर के साथ पानी है वो अपने साथ ऊपर की तरफ बहा ले जाता है। और निकलने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टैप नुमा बना हुआ है जिसके नीचे एक टैंक है। जो सॉइल यहाँ से इस पानी के साथ बह करके आएगी वो इस टैंक में इकट्ठा हो जाएगी, और जब ये इकट्ठा हो जाएगी तो वहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा होगा, स्किल्ड ऑब्जर्वर बैठा होगा। वो उस पानी को जो पानी में सॉइल मिक्स होके आ रही है उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस के तहत अलग करेगा, उस सॉइल को पहचानेगा, उसके नेचर को पहचानेगा। और जब हम इसको इंसर्ट कर रहे होंगे ज़मीन के अंदर तो गहराई तो हमें यहाँ से पता चलती रहेगी कि हम कितने फीट कितने मीटर गहरे पर इस समय हैं, और वहाँ से आ रही हुई सॉइल को हम इस टैंक से इकट्ठा करके उसको पहचान लेंगे। तो हम एक डेटा इकट्ठा कर पाने में, सूचीबद्ध कर पाने में सक्षम होते हैं कि कितनी गहराई पर हमारे पास किस प्रकार की सॉइल मौजूद है और उसका नेचर क्या है, और उस हिसाब से हम अपने फाउंडेशन का चुनाव करते हैं। और लास्ट में जब हमें कुछ पथरीला चीज़ बाहर निकलता हुआ नज़र आता है तो हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पर अब हम हार्ड स्ट्रेटा तक पहुँच गए हैं, एक मजबूत सतह तक पहुँच गए हैं। इस प्रकार हमने साइट के एक्सप्लोरेशन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं आपसे आगे कुछ चर्चा करूं फाउंडेशन के बारे में, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपसे तमाम तरीके के लोड के बारे में चर्चा कर लूं जो हमारे भवन पर आते हैं। बहुत तरीके के लोड हमारे भवन पर आते हैं, लेकिन मैंने जो सूचीबद्ध करना चाहा है वो 4 बिंदुओं में करने की कोशिश की है। पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेड लोड के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे हम हिंदी में अचल भार भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अचल भार किस वजह से आता है, किन चीज़ों की वजह से है ये। तो भवन निर्माण कार्य, कोई सिविल निर्माण कार्य में लगने वाले मटेरियल के अपने भार की वजह से जो भार हमारे फाउंडेशन पे आता है उसी को हम सरल भाषा में डेड लोड यानी कि अचल भार कह लेते हैं। मसलन दीवार आप बनाने चलेंगे तो आपको ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, मोर्टार की ज़रूरत पड़ेगी। तो ईंट का वजन किस में गिन लिया जाएगा? डेड लोड में। मोर्टार में जो शामिल सीमेंट है, बालू है, पानी है, इन सभी का वजन भी हम डेड लोड में काउंट कर लेंगे। आप बीम, छज्जा, लिंटेल बनाएंगे, वहाँ पे कंक्रीट आरसीसी का इस्तेमाल करेंगे, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। उसमें इस्तेमाल होने वाले सीमेंट, सरिया, गिट्टी, बालू, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और स्टील का वजन, और साथ में पानी महत्वपूर्ण है, पानी का भी वजन गिना जाएगा। ये सारा का सारा डेड लोड में काउंट किया जाता है। अब भारत सरकार ने एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स बनाया हुआ है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स IS 875 भाग 1 के बारे में विस्तृत रूप से डेड लोड के बारे में जानकारी दी हुई है। इसमें आपको अलग अलग मटेरियल का कितना पर मीटर क्यूब भार लेते हैं वो उसके बारे में चर्चा किया हुआ है। यह IS कोड आप मान सकते हैं कि अंतिम सत्य होता है। इसमें जो आंकड़ा दिया होता है उसको हम अंतिम सत्य मान करके अपना कैलकुलेशन करते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो IS 875 भाग 2 बात करता है इम्पोज्ड लोड के बारे में। IS 875 भाग 2 किसके बारे में बात करता है? इम्पोज्ड लोड के बारे में बात करता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में लाइव लोड या चल भार कहते हैं। जो हमने सिविल निर्माण कार्य कर दिया, भवन बना दिया, पुल बना दिया, ब्रिजेस बना दिए, उस पे उसको इस्तेमाल करने वालों की वजह से जो भार आरोपित हो रहा है हमारे फाउंडेशन पे, वो हमारा चल भार यानी कि लाइव लोड में काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि क्या क्या वो होगा, वो कौन कौन से वस्तुएं होंगी, कौन कौन से लोग होंगे जिनका भार गिना जाएगा। जैसे आपने भवन बनाया, उसमें फर्नीचर्स डालेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, वो भी लाइव लोड में काउंट होगा क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो परमानेंटली वहाँ प्लेस्ड नहीं है। उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की वजह से जो भार आएगा, आपने कोई अप्लायंसेस लगा रखे हैं, टीवी फ्रिज रख रखा है, AC लगा रखा है, ये सारा का सारा किस में आएगा? मैं AC के डक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं AC के यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। वो मूवेबल है, हालांकि मान सकते हैं, तो ये चल भार में हम काउंट कर लेंगे। अगर हम हाई राइज बिल्डिंग की बात करेंगे यानी कि बहुमंजिली इमारतों के बारे में बात करेंगे, या ऐसे भवन निर्माण कार्य या सिविल निर्माण कार्य जो समुद्र के किनारे कोस्टल लाइंस में बनाए जाते हैं जहाँ पे हवाओं का दबाव ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें विंड लोड यानी कि वायु भार को कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ती है। ये अमूमन अगर आप 1 मंजिला 2 मंजिला इमारत हिंदुस्तान के मैदानी भाग में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा नहीं करता, लेकिन जब आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो इसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो IS कोड 875 भाग 3 जो है वो विंड लोड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता है। चौथा हमने जो सूचीबद्ध किया है वो स्नो लोड के बारे में बात करने की कोशिश की है। जो स्नो लोड यानी कि हिम भार है,
ये हिमपात यानी बर्फबारी के वजह से जो बर्फ़ हमारे सिविल निर्माण के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। मसलन अगर मैं उदाहरण लूँ भवन का, कोई भवन आपने बनाया, रात भर बर्फबारी हुई, आपके छत पर बर्फ़ जम गई, उसका जो समेकित भार आरोपित होगा हमारे फाउंडेशन पर वो गिना जाएगा स्नो लोड में। इसके बारे में चर्चा IS 875 भाग 4 में दिया हुआ है। अब मैं बात करना चाहूँगा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यानी कि मृदा की धारण सामर्थ्य के बारे में। अगर मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताऊँ कि मृदा की धारण सामर्थ्य क्या होती है, तो प्रति इकाई वर्ग क्षेत्रफल पर कोई सॉइल या कोई मिट्टी जो अधिकतम भार बिना विफल हुए सह सकती है, वही उसका धारण सामर्थ्य कहलाता है। अब मैं इसको फिर से दोहरा दूँ, कोई भी सॉइल जहाँ पे आप फाउंडेशन का निर्माण करने वाले हैं, वो अपने इकाई वर्ग क्षेत्रफल पर जो अधिकतम भार सह सके बिना विफल हुए, वो धारण सामर्थ्य कहलाती है। हमने इसको फार्मूले में लिखना चाहा है, टोटल लोड यानी कि जो टोटल आपके भवन या सिविल निर्माण पे जो लोड आ रहा है, उसका जो फाउंडेशन का बेस एरिया है उससे विभाजित कर देंगे तो आपको बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। ये अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से कम होनी चाहिए अगर हम फाउंडेशन से लोड कंसीडर कर रहे हैं। मान लिया कि आपके भवन पर 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और फाउंडेशन का बेस एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा 10/2 मीटर स्क्वायर, 10 किलो न्यूटन बटा 2 मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है। हमारी सॉइल जो अपने प्रति वर्ग क्षेत्रफल पर जो अधिकतम भार बिना विफल हुए सह सके, वो बियरिंग कैपेसिटी है। अब हम बात करेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी यानी कि सुरक्षित धारण सामर्थ्य के बारे में। जो अभी हमने पहले बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट की थी, उसको जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से यानी कि सुरक्षा के गुणांक से विभाजित कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कि सेफ कैटेगरी में रखा जाता है। एक स्थायी भवन के लिए यह सुरक्षा का गुणांक हम 2 से 3 के बीच में रखते हैं। अब अलग अलग मेथड से बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए पहला हमने एनालिटिकल मेथड में रेनकाइंस को कंसीडर किया है। यहाँ पर एक फार्मूला है जिसके तहत आप सीधे सीधे बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। QF आपका बियरिंग कैपेसिटी है, R0 यहाँ पर हम लिखेंगे गामा इंटू डी। गामा क्या है आपका डेंसिटी है सॉइल का एट डेप्थ D। ये फार्मूले का इस्तेमाल करके आप सीधे सीधे बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल है। ये आपको आंकड़ा मिल जाएगा तो आप सीधे इस वैल्यू को रखेंगे और अपना बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा जो मेथड है मेथड ऑफ लोडिंग है। हम क्या करेंगे, ये सबसे आसान है। हम एक टेस्ट प्लेट लेंगे जिसका एरिया नोन होगा, इस पे जो फोर्स है वो हम लगातार बढ़ाते रहेंगे, जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे। जिस लोड पर यह प्लेट सेटल होना शुरू करेगा उस लोड को हम नोट डाउन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए W लोड पर यह प्लेट सेटल होना शुरू हुआ, इस बेस एरिया से विभाजित कर देंगे तो जो निकल के आएगा वही आपका बियरिंग कैपेसिटी होगा। तीसरा जो मेथड हमने यहाँ पे लिख रखा है मेथड ऑफ ड्रॉपिंग वेट। इसमें एक निश्चित भार को हम फ्री फॉल कराते हैं, मुक्त रूप से मिट्टी पर गिराते हैं। जब वो ज़मीन पर गिरेगा तो अपने भार की वजह से मृदा पर एक इम्प्रेशन डालेगा, एक गड्ढा बना देगा। उस गड्ढे की डेप्थ को आकलन करने के बाद हम ये कह पाने में सक्षम हो जाते हैं कि इस सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी क्या है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे प्रशिक्षण में, इस ट्रेनिंग के अंत में हमने क्या सीखा, क्या सीखने की कोशिश किया। तो सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश करी कि फाउंडेशन निर्माण करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, हम फाउंडेशन का निर्माण क्यों करते हैं, और उसके अलग अलग उद्देश्यों के बारे में हमने जाना। उसके बाद हम सॉइल के एक्सप्लोरेशन मेथड्स पे गए कि सॉइल को एक्सप्लोर क्यों करते हैं, यानी कि मृदा का पड़ताल करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको किन विधियों से हम उसका पड़ताल करते हैं, ये भी हमने जाना। फिर उसके बाद हमने अलग अलग प्रकार के लोड के बारे में जाना। मैं यहाँ पे दोहरा दूँ, लोड हमने 4 प्रकार के सूचीबद्ध किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने डेड लोड के बारे में जाना था। डेड लोड यानी कि भवन के निर्माण में लगने वाली सामग्री का वजन डेड लोड काउंट कराता है। उसके बाद हमने जाना इम्पोज लोड यानी कि लाइव लोड, जो IS 875 जो भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ रीति संहिता है, IS 875 भाग 2 में इम्पोज लोड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। हमने इम्पोज लोड के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने
विंड लोड के बारे में कैलकुलेट करने की जानने की कोशिश करी, कैलकुलेट करने की कोशिश करी, और ये कैलकुलेशन हम आधारित रखना चाहते थे IS 875 भाग 3 पर। और अंत में हमने हिम भार यानी कि स्नो लोड के बारे में जाना, जो IS 875 भाग 4 से हमें पता चलता है। स्नो लोड हमें कहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है? अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताऊँ तो बर्फबारी कहाँ कहाँ होती है? अगर आप ऊपर शुरू करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में होती है, थोड़ा नीचे आएंगे हिमाचल में होती है, उसके बाद उत्तराखंड में होती है, और जब आप एकदम उत्तर पूर्व में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिक्किम में मिलेगी। तो इन जगहों के कुछ क्षेत्रों में जो चिन्हित क्षेत्र हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई भवन निर्माण कार्य करना है तो वहाँ पे स्नो लोड कैलकुलेट करने की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो हम स्नो लोड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये सारे कोड फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अवेलेबल हैं। पहले ऐसा नहीं था, बट जैसे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, ये सारे जो भारत सरकार द्वारा बनाए हुए बहुत बृहद टेस्ट के बाद बनाए हुए ये जो कोड्स हैं हमारे आपके सामने इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध होते हैं। हम इनको डाउनलोड करके अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं, वहाँ से डेटा ले सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल है, वैध है। तो हमने अलग अलग प्रकार के लोड के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने बियरिंग कैपेसिटी के बारे में जाना। बियरिंग कैपेसिटी को एक बार मैं फिर से आपको सामने दोहरा दूँ। बियरिंग कैपेसिटी यानी मृदा की धारण सामर्थ्य वो सामर्थ्य होता है जो मिट्टी अपने इकाई वर्ग क्षेत्रफल पर अधिकतम भार सह सकती है, वही क्या होता है? मृदा का धारण सामर्थ्य कहलाता है। हमने अलग अलग विधियों के बारे में जाना कि बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हम कुछ ही यहाँ पे पढ़ पाए। एनालिटिकल मेथड में रैंकाइंस मेथड पढ़ा, ड्रॉपिंग वेट मेथड के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने इंक्रीमेंटल लोड के बारे में जाना कि कैसे हम बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। इस प्रशिक्षण के अगले भाग में हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यानी कि नींव के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा लेक्चर बनाने में, आपके सामने प्रस्तुत करने में मैंने रेफरेंस के तौर पे निमी द्वारा बनाया हुआ ई बुक्स का इस्तेमाल किया है, जो स्पेसिफिकली ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए बनाई गई है। उसके बाद रेफरेंसेस के लिए मैंने खिटोलिया एंड गुप्ता जी की किताब फाउंडेशन इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ से हमने रेफरेंसेस लिए हैं। ये जो निमी की ई बुक है, मैं आप सभी प्रशिक्षार्थियों से कहना चाहूँगा, निमी की ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इससे अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है बहुत परफेक्ट हैं, अच्छे दिखने वाले हैं, क्लियर हैं, वो बड़े रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। तो आप रेफरेंस के तौर पे जो स्टैंडर्ड रेफरेंस ले सकते हैं वो निमी की ई बुक से ले सकते हैं। बाकी रेफरेंसेस के लिए आप और भी किताबों का चयन कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो पाठ हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया ये आपके अध्ययन में, आपके प्रशिक्षण में सहायक साबित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।